अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू डिन स्टोरीज चैनल। कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाकर तमाम वीडियो नोटिफिकेशंस ऑन कर लें। एक नौजवान की पुरतजस्सुस और हैरत अंगेज दास्तान हयात जिसको एक रूह की मदद हासिल हो गई थी। आइए सुनते हैं नावल त्यागी की किस्त नंबर 6। वाकई ये सोचने की बात थी, इंसान बाज़ औक़ात हालात का शिकार हो जाता है, उसे बहुत सी परेशानियां लाहक हो जाती हैं और ये तोशा उसका अपना घर होता है जहां वो जरूर होते हैं जो ज़ईफ होते हैं और अमली तौर पर साथ नहीं दे सकते, लेकिन उनकी आंखों का इज़्तिराब, उनके होंठों की दुआएं अपनी होती हैं और इन दुआओं में खुलूस होता है और ये खुलूस सिर्फ वही दे सकते हैं जिन पर आंखें बंद करके भरोसा किया जा सके। लेकिन रंजीत को इस खलूस के सांप डसने के लिए फन फैलाए खड़े थे। ये सांप पूरी कुव्वत से इस पर हमलावर थे। औलाद वालिदैन की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है, लेकिन बाप के तस्वुर के साथ उभरने वाले दुश्मन का तस्वुर कैसा अजीब है। प्रकाश कुमार वर्मा ने इस औरत का खून किया था जिसने उनके साथ जीवन बिताने की सौगंध खाई थी, जिसने इनके दामन से पल्लू बांधकर जीवन के अटूट रिश्ते कायम किए और वो सारे रिश्ते शराब की चंद बोतलों से भी सस्ते बनाए गए। शीशे की बोतलों से शराब बही और बदन से खून, और ये खून शराब के इंतकाम में बहाया गया था। आह, यही माँ का सुर्ख खून सुर्ख शराब से सस्ता बना दिया गया, वो खून जो आज भी मेरी रगों में दौड़ रहा है। नहीं पिताजी, तुम्हें खून के एक एक कतरे का हिसाब देना होगा। मैं तुम्हें पाताल में भी नहीं छोड़ूंगा। मेरी मुट्ठियां भींच गईं। इस वक्त मेरी हालत बहुत खराब हो रही थी। शराब जो मैंने अपनी माँ के खून के इंतकाम में बहा दी थी। और फिर मेरे जहन में शंकर राय आ गया, पिताजी का आलाकार, जिसने काफी लंबा चक्कर चलाया था। जब उसने बांदू की जिंदगी खतरे में देखी तो उसे निकाल कर ले गया। शंकर राय, तुम रमेश के भाई हो। याद रखना शंकर राय, तुम्हें अपने हाथों से तो कत्ल नहीं करूंगा। मैं तुम्हारी जिंदगी अजीरन कर दूंगा, ऐसी मार मारूंगा कि जीवन भर याद रखोगे। फिर मैं जज्बात के भंवर से निकल आया और मैंने इन दोनों को देखा जिनके बदन से सारा खून बह गया। मुमकिन है शंकर राय रात के किसी लम्हे में अपनी कोशिश का नतीजा देखने आए, इसलिए होशियार रहना चाहिए। तब मैंने दोनों के जख्मों को एक कपड़े से साफ किया, उनका खून पोंछकर उन सुराखों में कपड़ा ठोंस दिया ताकि बचा खुचा खून ना बह सके। और फिर मैंने लाशों की जगह बदल दी और जो कपड़ा हाथ आ सका उससे फर्श का खून साफ कर दिया। यहाँ तक कि शदीद मेहनत करके मैंने फर्श पर खून के सारे धब्बे मिटा दिए और अब मुझे शंकर राय की आमद का इंतजार था। लेकिन फिर एक और बात भी जो मेरे जहन में आई और मैं उसके लिए तैयार हो गया। मैंने अपना लिबास देखा, साफ सुथरा था। चुनाचा मैं कमरे से बाहर निकल आया। अब मेरा रुख रमेश के कमरे की तरफ था। रमेश के कमरे का दरवाजा बंद नहीं था। चुनाचा मैं दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। रमेश अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ था। मैंने उसकी हालत देखी जो ऐसी नहीं थी कि वो किसी काम आ सकता। उससे तो अब सुबह को ही बात होगी। चुनाचा मैं उसके कमरे से निकल आया और फिर मैं टेलीफोन की तरफ चल पड़ा। पब्लिक के इस्तेमाल के लिए एक फोन दीवार पर नस्ब था। नजदीक ही डायरेक्टरी रखी हुई थी। उसने डायरेक्टरी उठाई और उसकी वर्क गिरदानी करने लगा। बिलाखिर मुझे मेरा मतलूबा नंबर मिल गया। एक होटल का फोन नंबर था। मैंने सिक्के डालकर नंबर डायल किए और दूसरी तरफ से फौरन आवाज आई, ग्रैंड होटल, मैं श्री राम बोल रहा हूँ। मेरे और गोविंद दास के नाम से एक डबल रूम बुक कर लो। वो कल सुबह से दोपहर तक किसी वक्त पहुँच जाएंगे। आप कहाँ से बोल रहे हैं जनाब? बम्बई से ही बोल रहा हूँ, कमरा बुक कर लो। जी बेहतर, 1 मिनट। दूसरी तरफ से आवाज आई और फिर मुझे कमरे का नंबर बताया गया। मैंने फोन बंद कर दिया। चारों तरफ खामोशी और सन्नाटे का राज था। दूर दूर तक कोई इंसानी वजूद नहीं था। लेकिन उस वक्त मैं अपने कमरे में पहुंचा भी नहीं था कि मुझे कदमों की चाप सुनाई दी और मैंने पलट कर देखा। अपने अंदाजे के मुताबिक आने वाले को मैंने दूर से ही पहचान लिया। वो शंकर राय ही था। मैं खुद तेजी से उसकी तरफ बढ़ा और शंकर राय मुझे देखकर ठिठक गया। अरे शंकर भैया, आपको कैसे पता चला? मैंने हैरत से पूछा। किस बात का? शंकर राय ने पूछा। आप इस वक्त कैसे आए? मेरे अंदाज में बड़ी बेसाख्तगी थी। किसी ने मुझे फोन किया था कि तुम्हारी तबीयत अचानक खराब हो गई है। एसपी ने जवाब दिया। मेरी नहीं, रमेश की। मगर फोन किसने किया? मैंने ताज्जुब से पूछा। किसकी? रमेश की, शंकर ने कहा। रमेश की? न जाने क्या हो गया है, रात को तो ठीक सोया था। अरे कहाँ है वो? अपने कमरे में, मैंने कहा। और फिर मैं शंकर राय के साथ रमेश के कमरे की तरफ चल पड़ा। शंकर राय मेरे पीछे पीछे तेज तेज कदम उठाता चल रहा था। मैंने उसके चेहरे पर इस्तराब के आसार देखे। गालिबन वो सोच रहा था कहीं उसने मेरे धोखे में रमेश को तो कत्ल नहीं कर दिया। मुझसे पहले शंकर राय रमेश के कमरे में दाखिल हो गया और तीर की तरह उसकी मसहरी की तरफ लपका। फिर वो रमेश को उलट पुलट कर देखने लगा। मैं अच्छी तरह समझ रहा था कि वो क्या सोच रहा है
और रमेश के बदन पर जख्म के निशानात तलाश कर रहा था। क्या हो गया है इसे? शंकर राय ने पूछा। मैं नहीं जानता, मैंने जवाब दिया। आज तो हमने छुई भी नहीं, तो फिर क्या हो गया इसे? आप गाड़ी लाए हैं शंकर भैया? मैंने पूछा। मेरी जीप नीचे मौजूद है, मैं अभी आया, मैंने कहा और जल्दी से बाहर निकल आया। मेरा काम बन गया था। शंकर राय को मैंने रमेश के चक्कर में फंसा दिया और इस मौके से फायदा उठाते हुए मैं अपना काम कर लेना चाहता था। हालांकि बेहद खतरनाक काम था, लेकिन बहरहाल मैं खतरा मोल लेने के लिए तैयार था। पहले मैं जेन की लाश उठाकर नीचे ले गया और उसे शंकर राय की गाड़ी में छुपा दिया। फिर अल्फ्रे की लाश भी बखैरो खूबी शंकर राय की जीप की पिछली सीट के पिछले हिस्से में छुपा दी और मैं नहायत फुर्ती से वापस आ गया, अपना जायजा लिया और फिर रमेश के कमरे की तरफ चला गया। एसपी शंकर राय बाहर आ रहा था। कहाँ चले गए थे तुम? पब्लिक कॉल बूथ के पास टेलीफोन डायरेक्टरी देख रहा था। क्यों? किसी डॉक्टर को बुलवाना चाहता था। कुछ नहीं हुआ उसे, ज्यादा पी गया है, शंकर राय बुरा सा मुंह बनाकर बोला। ओ वाकई? मैंने हैरत का मुजाहिरा किया। हाँ, कई खाली बोतलें यहाँ मौजूद हैं, इसके अलावा और कोई बात नहीं, शंकर राय ने कहा और फिर बोला। मैं चलता हूँ, होश में आ जाए तो मुझे इत्तला कर देना। बेहतर है आप अपना फोन नंबर मुझे दे दें, मैंने बेसाख्ता कहा और शंकर राय ने भी मुझे बेइख्तियार एक फोन नंबर दे दिया, जिसे मैंने जहन नशीन कर लिया। शंकर राय चला गया और मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था। अब खेल शुरू हुआ था। रमेश को सुबह होश आया और खुद ही मेरे कमरे में दाखिल हो गया। चूंकि रात को खासे हंगामे रहे थे और मुझे आधी रात से ज्यादा देर तक जागना पड़ा, इसलिए मैं देर तक सोता रहा। बहरहाल रमेश के झंझोड़ने पर ही मैं जागा और फिर कुशलमंदी से उसकी शक्ल देखने लगा। तुम्हारी हालत तो मुझसे भी ज्यादा खराब मालूम होती है पिताजी, उसने कहा। हाँ रमेश, रात को ज्यादा पी गए थे, मैंने कहा। ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा, कुछ होश ही नहीं रहा। रमेश मुंह फाड़कर जमाई लेता हुआ बोला और फिर चौंक कर कहने लगा। अरे हाँ, वो भी जमालो कहाँ गई? वही जेन पिताजी, जमालपुर सुधार गई। कहाँ? रमेश की समझ में बात नहीं आई। जमालपुर। और अब उठ जाओ, मेरा ख्याल है महाशय महाराज आने ही वाले होंगे। क्यों, कोई खास बात है? रमेश ने पूछा। हाँ, क्या बात है भैया, मुझे भी तो बताओ। तुम्हारे लहजे से अंदाजा हो रहा है कि कोई अहम बात है और मेरे अंदर एक बहुत बुरी आदत है कि कोई उलझन बर्दाश्त नहीं कर पाता, रमेश ने कहा। एसपी शंकर जी जरूर वापस आएंगे रमेश, क्योंकि अब तक उन्हें मालूम हो चुका होगा कि उनकी गाड़ी में 2 लाशें मौजूद हैं। लाशें? रमेश फिर उछल पड़ा। हाँ, वो खूबसूरत लाशें पिताजी, भगवान के लिए पिताजी, रमेश गिघिया कर बोला। रात को वो उस वक्त आए थे जब उनके ख्याल में काम हो चुका था। कौन सा काम? जिसके लिए उन्होंने जेन के साथी को तैयार किया और जिस वजह से उनकी रिहाई अमल में आई थी। ओह, तो उसे किसी साजिश के तहत रिहा किया गया था? रमेश ने पूछा। हाँ, वो साजिश क्या थी? मेरा कत्ल, मैंने जवाब दिया और रमेश का मुंह हैरत से खुला रह गया। चंद लम्हे वो साकित तो जामिद बैठा रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके चेहरे पर सुर्खी झलकने लगी और फिर उसकी आंखें सुर्ख हो गईं। तो ये साजिश की थी भैया ने, उसने गुर्राई हुई आवाज में कहा। हाँ रमेश, लेकिन तैश में आने की जरूरत नहीं है। मैंने पिताजी के चैलेंज को खुले दिल से कबूल कर लिया और अब ठंडी लड़ाई में मजा आएगा। सुनो रमेश, मैंने एक प्रोग्राम बनाया है। लेकिन भैया, एसपी शंकर को ये नहीं करना चाहिए था। उन्हें मालूम है कि तुम मेरे गहरे दोस्त हो और मैं तुम्हारे लिए जान देने को तैयार हूँ, फिर भी उन्होंने ऐसी कोशिश की। एसपी शंकर पिताजी का मोहरा है और मोहरे चले ही जाते हैं। वो ये बात भूल चुके होंगे कि तुम मेरे दोस्त हो, तो फिर हम भी उन्हें दुश्मन ही समझेंगे। रमेश गुर्राया और मैं हंसने लगा। रमेश पगला जज्बाती हो रहा था। उसके भाई ने दौलत के फरेब में आकर गैर आदमी के कत्ल का बेड़ा उठाया, लेकिन अगर वो मेरी हालत पर गौर करता तो उसे अंदाजा होता कि मेरी ज़हनी कैफियत क्या होगी, मैं किस अंदाज में सोच रहा हूँगा। क्या सोचने लगे भैया? रमेश ने मुझे खामोश पाकर कहा। तुम्हारे ही बारे में सोच रहा था। क्या? यही कि तुम कितने मासूम, कितने मुखलिस हो। तुम एक दोस्त के लिए अपनी जिंदगी भी खतरे में डालने के लिए तैयार हो और अपने भाई से भी नाराज हो रहे हो। हालांकि तुम्हारा भाई तुम्हारे खिलाफ तो कुछ नहीं कर रहा, लेकिन उसे ये तो मालूम है कि तुम मेरे दोस्त हो। हाँ, लेकिन दोस्त, तब फिर हमारा उससे कैसा रिश्ता? रमेश ने कहा। मैं तुम्हें रिश्तों ही के बारे में तो बता रहा था। ठीक है, शंकर राय तुम्हारा भाई है। उन्होंने जाहिर है दोस्त के लिए एक जान लेने का इरादा किया और तुम्हें नजरअंदाज कर दिया। लेकिन ये तो सोचो, मेरा तो बाप मेरी जान का दुश्मन है, वो फिर भी किसी कदर बेहतर इंसान है, कम से कम मेरे पिताजी से। मगर फिर हम भी तो उन्हें दुश्मनों में समझेंगे रंजीत भैया, ये दूसरी बात है। तुमने क्या प्रोग्राम बनाया है भैया? तुम कह रहे थे ना? रमेश किसी कदर ठंडा हो गया। पिताजी से जंग का आगाज हो चुका है।
तुम यूं समझो 2 शमशीरों जन मैदान में उतर चुके हैं और उनमें से एक ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, दूसरा सिर्फ वार रोक रहा है। मैं पिताजी को ये कोशिश करने का मौका देना चाहता हूँ। मैं उनके वार के जवाब में कोई वार नहीं करूँगा, बल्कि उनके लिए फिलहाल मेरी इतनी सजा ही काफी होगी कि मैं उन्हें थका डालूं, उनकी हर कोशिश नाकाम बनाकर उन्हें बिल्कुल बेबस कर दूं, और जब वो थक कर हाँफने लगे, उनकी आंखों में अंधेरा छा जाए, तो मैं उनसे सवाल करूं कि पिताजी क्या ख्याल है, अब मैं भी वार करूं? रमेश खामोशी से मेरी बातें सुन रहा था। अब उसकी हालत काफी हद तक एतदाल पर आ गई और फिर उसके होंठों पर फीकी सी मुस्कुराहट फैल गई। बड़ी खतरनाक बातें कर रहे हो भैया, जो कह रहा हूँ वही करूँगा रमेश, ये मेरा अहद है, मैंने गंभीर आवाज में कहा। तुम जो भी करो रंजीत भैया, रमेश तुम्हारा साथी है, वो पूरे संसार में तुम्हारे सिवा किसी से प्रेम नहीं करता, भगवान की सौगंध, चाहे वो कोई भी हो। अबे मुझे एतबार है, तू सौगंध क्यों खाता है? मैंने प्यार से कहा। अरे भैया, वो 2 लाशों वाली बात तो रह ही गई। हाँ रमेश, एसपी शंकर राय रात को यहाँ आए थे, ये मालूम करने के लिए कि मेरा काम तमाम हो गया या नहीं, लेकिन उन्हें मायूसी हुई। मैंने उन्हें खूब चक्कर दिए, हालांकि वो मेरी लाश देखने आए होंगे, लेकिन मैंने 2 लाशों के तोहफे उनकी खिदमत में पेश कर दिए। तुमने? हाँ मैंने वो लाशें उनकी जीप में पहुंचा दी। मगर किसकी लाशें? जेन और उसके साथी की, मैंने जवाब दिया, और रमेश पर एक बार सख्ता फिर से तारी हो गया। कई मिनट तक वो फटी फटी निगाहों से मुझे देखता रहा, फिर उसने घुटे घुटे लहजे में पूछा, लेकिन उन्हें कत्ल किसने किया? मैंने। तुमने? हाँ रमेश, मैं तुम्हें बता चुका हूँ, एसपी साहब ने उसे इसीलिए छोड़ा था कि वो मुझे कत्ल कर दे। चुनाचा वापस आकर उसने जेन को अपना शरीके कार बनाया और उसे हदायत कर दी कि वो हमें खूब शराब पिलाए, हम दोनों को, ताकि हम पूरी तरह बेहोश हो जाएं। तुम मेरी जिंदगी बचाने की जद्दोजहद ना कर सको और मैं मज़ाहमत ना कर सकूं। लेकिन क्या भैया, जल्दी कहो। रमेश परेशानी से बोला। मैंने शराब नहीं पी थी। नहीं पी थी? रमेश ताज्जुब से बोला। लेकिन मेरे सामने तो तुमने। हाँ, मैंने जेन को बेवकूफ बनाया था, शराब जाया कर दी थी और बहुत थोड़ी पी थी। उसके बाद मैं इंतजार करता रहा और बज़ाहिर नशे में नजर आने लगा, और फिर अल्फरे आ गया। उसने मुझे कत्ल करने की कोशिश की, लेकिन जाहिर है मैं नशे में तो था ही नहीं। ओह, और तुमने उन्हें कत्ल कर दिया? हाँ। फिर क्या हुआ? बस फिर जब शंकर जी आए तो मैंने उन्हें तुम्हारी तरफ मतवज्जा कर लिया और खुद वो दोनों लाशें उनकी गाड़ी में पहुंचा दी। ओह, रमेश की आंखें ताज्जुब से खुली रह गईं। तो फिर अब बस उसके बाद मैं इत्मीनान से सो गया और अब जागा हूँ। रमेश थोड़ी देर तक सोचता रहा, फिर अपनी जगह से उछला और मुझसे लिपट गया। शेर है मेरा यार, भगवान की सौगंध, शेर है। वाह यार, क्या काम दिखाया है। सारे काम इसी तरह करने हैं रमेश। मैं अहद कर चुका हूँ कि पिताजी को नाकों चने चबवाऊंगा, मैंने दांत पीस कर कहा, और रमेश गर्दन हिलाने लगा। फिर वो बाथरूम में घुस गया। थोड़ी देर के बाद हम दोनों तैयार थे। अब क्या प्रोग्राम है पिताजी? रमेश ने अपने मखसूस अंदाज में कहा। सुबह को सबसे पहला प्रोग्राम नाश्ते का होता है, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गया, रमेश ने कहा, और फिर वो नाश्ते के लिए इंतजामात करने लगा। और फिर हम नाश्ते से फारिग भी नहीं हुए थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। रमेश समझा था कि बहरा है, चुनाचा उसने कहा आ जाओ, और फिर दरवाजा खोलकर जो कोई अंदर दाखिल हुआ उसे देखकर हमने गहरी सांसें ली। आइए शंकर भैया, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। शंकर के साथ 2 इंस्पेक्टर भी थे जो वर्दी में थे। रमेश की त्योरियों पर बल पड़ गए। एसपी शंकर खूनखार निगाहों से मुझे घूर रहा था। क्या बात है भैया? रमेश ने बदले हुए लहजे में पूछा। मुझे तुमसे बात करनी है रंजीत, एसपी शंकर राय ने सख्त लहजे में कहा। क्या बात करनी है एसपी साहब? मेरा लहजा भी बदल गया। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मेरे बगैर? रमेश ने पूछा और अपनी कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, एसपी गुर्राया, लेकिन मैं तो तुमसे ही बात कर रहा हूँ, रमेश ने जवाब दिया। ठहरो रमेश, एसपी साहब 2 पुलिस अफसरों के साथ आए हैं। मिस्टर शंकर राय, आप बगैर इजाजत 2 बावर्दी पुलिस वालों के साथ हमारे कमरे में घुस आए हैं। क्या आपके पास इस कमरे की तलाशी का वारंट है? क्या आपके पास हम दोनों में से किसी का वारंट है? रमेश ने पूछा। रमेश, तुम मुझसे बदतमीजी कर रहे हो। कानून की बात कर रहा हूँ एसपी साहब। क्या आप हम दोनों को किसी दफ्तर का क्लर्क समझते हैं? हम तालीम याफ्ता हैं और कानून के इख्तियार से बाखबर हैं। बराहे करम जवाब दें। मैं रंजीत को पुलिस हेडक्वार्टर ले जाऊंगा। सिर्फ रंजीत को? रमेश ने कहा। हाँ, वारंट है आपके पास? मैं उसकी जरूरत नहीं समझता, एसपी ने बदस्तूर गुर्राते हुए अंदाज में कहा, गोया आप बगैर वारंट के रंजीत भैया को गिरफ्तार करने आए हैं। रमेश ने तंजिया अंदाज में पूछा। हाँ, मैं कह चुका हूँ, एसपी शंकर राय ने जवाब दिया।
क्या ये कानून की खिलाफ वर्जी नहीं होगी एसपी साहब? रमेश ने सख्त लहजे में पूछा। तुमसे ज्यादा कानून मैं जानता हूँ रमेश, जरूरत से ज्यादा बोलने की कोशिश मत करो, एसपी शंकर ने तंज लहजे में कहा। मैं तुम्हें बता चुका हूँ भैया कि हम लोग किसी दफ्तर के क्लर्क नहीं हैं। ठीक है, तुम रंजीत को ले जाओ, लेकिन अगर खैरियत चाहते हो तो मुझे भी ले जाओ, वरना होगा ये कि तुम जिस वक्त रंजीत भैया को यहाँ से गिरफ्तार करके बाहर निकलोगे तो मैं पीछे से चंद शरीफ लोगों को आवाज दूंगा और तुम्हारी इस हरकत के बारे में बताऊंगा। उसके बाद तुम कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होगे भैया, क्या समझते हो? ओह, तो तुम यहाँ तक पहुँच गए रमेश, एसपी शंकर ने उसे घूरते हुए कहा। यहाँ से बहुत आगे भैया, जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, लेकिन ये फासले तुम्हें महंगे पड़ेंगे रमेश। महंगे सस्ते की बात तुम कर सकते हो एसपी साहब, तुम जो लालच में आकर वो इक़दामात कर रहे हो जिनका कानून से कोई ताल्लुक नहीं है, रमेश ने जहरीले लहजे में कहा। और एसपी ने बुखलाए हुए अंदाज में अपने मातहत दोनों इंस्पेक्टर्स को देखा। उनकी आंखों में भी गुस्से के तासुरात थे और वो रमेश को खूनखार निगाहों से देख रहे थे। इंस्पेक्टरों का ख्याल था कि अभी एसपी शंकर राय उन्हें हुक्म देगा कि इन दोनों बेवकूफ़ों को गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन एसपी शंकर राय किसी गहरी सोच में डूब गया और फिर चंद साथ के बाद वो बोला, तुम लोग बाहर जाओ। जी। इंस्पेक्टर चौंक पड़े। बाहर जाओ अभी, एसपी शंकर ने भारी लहजे में कहा। यस सर। दोनों इंस्पेक्टर्स बाहर निकल गए। मैं और रमेश मुज़हिका खेज निगाहों से उन्हें बाहर जाता देख रहे थे और हमारे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। तब एसपी शंकर राय हम दोनों को घूरते हुए बोला, तुम दोनों हद से आगे बढ़ गए हो। हमारी कोई हद नहीं है एसपी साहब, मेरे बजाय रमेश ने जवाब दिया। वही आगे बढ़ बढ़कर बोल रहा था और मैं अभी तक खामोश बैठा हुआ था। जाहिर है रमेश मेरी मर्जी के मुताबिक बोल रहा था, ऐसी सूरत में मैं क्या बोलता? रंजीत, मैं तुमसे कुछ सवालात करना चाहता हूँ, शंकर राय ने कहा। यहीं या कहीं चलकर? मैंने तंजिया अंदाज में पूछा। तुम क्या समझते हो मुझे? मैं सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हूँ। अगर मैं तुम्हें ले जाना चाहूँ तो मुझे कौन रोक सकता है? रही कानून और वारंट की बात तो सबसे भुगत लूंगा, लेकिन उसके बावजूद मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाऊँ। ओह शुक्रिया एसपी साहब, रमेश बोला। रमेश, मैं तुमसे कह चुका हूँ कि तुम ना बोलो वरना अच्छा नहीं होगा। गोया अब तक जो कुछ हो रहा है वो अच्छा हो रहा है एसपी साहब, रमेश ने पूछा। रंजीत, तुम मेरे साथ दूसरे कमरे में आओ, एसपी शंकर राय ने झल्लाए हुए अंदाज में कहा। किसी तौर मुमकिन नहीं है शंकर भैया, जो बात करनी है रमेश के सामने करें। हाँ, ये दूसरी बात है कि आप मुझे गिरफ्तार करके ले चलें और जो कुछ कहना हो थाने में चलकर कहें। गोया तुम लोग मेरे साथ ताउन नहीं करोगे, एसपी शंकर ने गहरी सांस लेकर कहा। ताउन? रमेश हंस पड़ा। जरूर करेंगे, गैर कानूनी चीजों में तो ताउन करना ही चाहिए। क्या ख्याल है रंजीत भैया? रमेश, मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ कि खामोश रहो। चलो ठीक है, मैं खामोश हो जाता हूँ, लेकिन मैं अभी तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ भैया कि रंजीत के साथ जो बात करो सोच समझ कर करो, रमेश ने कहा और एसपी शंकर उसे घूर कर रह गया। जेन और अल्फ्रे कहाँ हैं? एसपी शंकर राय ने पूछा। वो दोनों सफेद फॉर्म? हाँ, उन्हीं की बात कर रहा हूँ। क्यों भैया, क्या मैं उनका ठेकेदार हूँ? मैंने पूछा। लड़की को मैंने तुम्हारे हवाले किया था, एसपी शंकर ने कहा। हाँ, उस वक्त जब तुम अल्फ्रे को गिरफ्तार करके ले गए थे, लेकिन फिर अल्फ्रे वापस आया और जब वो वापस आया तो तुमने उसे बरी जिम्मा करार दिया, तो फिर मैं उनके मामलात में मुदाखलत करने वाला कौन हूँ? चले गए होंगे दोनों। गलत कह रहे हो तुम, एसपी शंकर गुर्राया। मुमकिन है गलत कह रहा हूँ, अब जो कुछ सही है वो तुम खुद तलाश कर लेना, मैंने नखवत से जवाब दिया। तो तुम मेरे साथ ताउन नहीं करोगे? फिर वही ताउन का सवाल ना किया। मैं तुमसे ये कह दूं कि वो दोनों आसमान पर परवाज कर गए हैं, मैंने मुस्कुराते हुए कहा और रमेश के होंठों पर भी मुस्कुराहट फैल गई और हम दोनों की मुस्कुराहट से एसपी शंकर राय और झल्ला गया। ठीक है, मैं तुम्हें देख लूंगा। हाँ, ये बात हुई ना भैया, मुस्तकबिल की बातें मुझे बहुत प्यारी लगती हैं, तुम जरूर देख लेना उस रंजीत के बच्चे को, रमेश ने कहा और शंकर राय दांत पीस कर रह गया। सुनो, उसने आहिस्ता से कहा। हाँ हाँ सुनाइए भैया, क्या बात है? बैठे, बल्कि आप तो इस तरह से आए, भला इंस्पेक्टरों को साथ लेकर आने की क्या जरूरत थी? आप गौर करें, ये शरीफ लोगों का इलाका है, मेरा मतलब है इस कमरे में दो शरीफ आदमी क़याम करते हैं और यहाँ बावर्दी पुलिस इंस्पेक्टरों का क्या काम? अब आप खुद ही सोचें, देखने वाले हम लोगों को देखकर क्या सोचेंगे? रमेश ने मस्खरे अंदाज में कहा। मैं महसूस कर रहा था कि शंकर राय बुरी तरह तिलमिला रहा है, लेकिन वो कर भी क्या सकता था? फिर वो आहिस्ता से बोला, इन दोनों को कत्ल कर दिया गया है। अरे अरे, बड़ा अफसोस हुआ भैया ये सुनकर। जेन तो वाकई बहुत खूबसूरत थी। ये ठीक है, अल्फ्रे मारा गया, लेकिन जेन के कत्ल होने का मुझे बहुत अफसोस है, रमेश ने अफसोस ज़दा लहजे में कहा।
गोया तुम मजाक उड़ा रहे हो। एसपी शंकर गुर्राया। तोबा तोबा भैया, आपसे मजाक कर सकते हैं? आप खुद सोचें, 2 आदमियों की मौत की खबर सुनी है हमने, भला मजाक की क्या बात है? देखो, मैं जानना चाहता हूँ उन्हें कत्ल किसने किया और क्यों किया। ये तो हमें मालूम नहीं भैया, लेकिन ना जाने क्यों रात को जिस वक्त आप यहाँ से चले गए थे, जेन मेरे कमरे में आई और उसने आकर मुझे सोते से जगाया और कहने लगी, मैं तुम्हें कुछ खास बातें बताना चाहती हूँ। मैंने कहा बताओ। कहने लगी, नहीं, तुम मेरी आवाज महफूज कर लो, मेरी जिंदगी को खतरा लाहिक है। और तब मैंने हैरत से पूछा कि उसे ये खतरा किससे लाहिक है? तो उसने एसपी शंकर का नाम लिया था भैया। मेरा? एसपी शंकर बेख्तियार बोला। हाँ, उसने साफ तुम्हारा नाम लिया था और उसने अपना थोड़ा बहुत बयान भी टेप करवाया है। ओह, क्या वो टेप तुम मुझे सुनाओगे? शंकर राय ने भुखलाए हुए अंदाज में पूछा। हाँ, क्यों नहीं, आप यहाँ ठहरे, मैं लेकर आता हूँ, मैंने कहा। लेकिन एसपी शंकर राय जल्दी से बोला, नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। आओ रमेश। फिर भैया को अपने ही कमरे में ले चले और रमेश ने मुझे घूरते हुए गर्दन हिलाई। थोड़ी देर के बाद हम तीनों अपने कमरे में दाखिल हो गए। दोनों इंस्पेक्टर बाहर थे, एसपी शंकर हमारे साथ थे। मैंने इत्मीनान से वो टेप निकाला जिसमें मैंने जेन की आवाज टेप की थी। रिवाइंड किया और टेप रिकॉर्डर ऑन कर दिया। जेन की आवाज सुनाई देने लगी जिसमें उसने बताया था कि एसपी शंकर ने अल्फ्रे और उसे मेरे कत्ल पर मामूर किया है। सारी तफसीलात जेन की आवाज में टेप थी। एसपी शंकर राय का चेहरा धुआं धुआं हो रहा था। मैं गौर से शंकर राय की सूरत देख रहा था जिस पर पसीने के नन्हे नन्हे कतरात उभर आए। उसकी आंखों में अजीब सी कैफियत थी। और फिर उसने टेप खत्म हो जाने के बाद मुझे घूर कर देखा और गहरी सांस लेकर बोला, हूँ, तो उसका मकसद है तुम लोग बाकायदा चल रहे हो। हाँ भैया, जिस तरह आप बाकायदा हैं उसी तरह हम भी बाकायदा हो गए हैं, रमेश ने जवाब दिया। उसका चेहरा मुसरत से सुर्ख हो रहा था। इस बात का उसे गुमान भी नहीं था कि मैंने कोई इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। उसके बाद जेन कहाँ गई? एसपी ने पूछा। जाहिर है हमें उसके बारे में कुछ नहीं मालूम। मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि उन दोनों को कत्ल कर दिया गया है, लेकिन मेरा ख्याल है उन दोनों के कातिल तुम हो रंजीत, एसपी शंकर राय ने भारी लहजे में कहा। और रमेश उसे देखने लगा। तब भैया आप इस बात को साबित कर दें और रंजीत को गिरफ्तार करके उसे फांसी पर चढ़ा दें, रमेश ने कहा। हूँ, तो तुम्हारा ख्याल है मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाय एसपी साहब, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन हमारा मशवरा है कि इस सिलसिले में ताउन करवाओ और करने दो। दौलत की हवस इंसान को इस कदर गिरा देती है, हम ये सोच भी नहीं सकते थे। मैं तुम्हारा भाई हूँ शंकर भैया, लेकिन ये सोच लो रंजीत के मामले में तुम्हारा मुखालिफ हूँ। पागल हो तुम दोनों, पागल, बिल्कुल पागल, एसपी शंकर राय ने दांत पीसते हुए कहा। हाँ, पागल तो मैं हूँ, लेकिन शायद जेन भी पागलपन में ये बयान दे गई। तुम नहीं समझोगे, ये सब फ्रॉड है। किसका? रंजीत का? नहीं, रंजीत का नहीं। बस मैं तुमसे इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। अच्छा, तो ठीक है भैया, ये तो आपकी मेहरबानी है। हाँ, तो आप क्या पियेंगे? फजूल बकवास मत करो, जो आपका हुक्म। रमेश ने सआदतमंदी से गर्दन हिलाई और फिर हम दोनों खामोशी से एसपी शंकर की शक्ल देखते रहे। शंकर राय किसी गहरी सोच में था। फिर बोला, ठीक है, मैं चलता हूँ, लेकिन ये याद रखना कि मैं इस बात को जहन से नहीं निकाल सकूंगा कि इन दोनों को तुमने ही कत्ल किया है। ओह हाँ, मुझे बचपन से आपकी आदत मालूम है भैया, आप जो बात जहन में डाल लेते हैं वो निकालते ही नहीं। लेकिन भगवान के लिए एक बात जरूर मन से निकाल दें, रमेश ने कहा। और एसपी शंकर राय सवालिया निगाहों से उसे देखने लगा। बताऊं? रमेश ने पूछा, लेकिन शंकर ने कोई जवाब नहीं दिया। ठीक है भैया, मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताऊंगा कि रंजीत का कुछ नहीं बिगड़ना चाहिए, वरना बड़ा ही नुकसान उठाओगे। तुम चैलेंज कर रहे हो मुझे? हाँ भैया, संसार में एक ही तो दोस्त है, उसके लिए भी मैंने आपके सामने आंखें झुका ली तो फिर जिंदगी बेकार है। ठीक है, मैं देख लूंगा तुम दोनों को। अरे हाँ भैया, ये तो बताएं जरा कि वो दोनों, मेरा मतलब है आपको कैसे पता चला कि वो मर चुके हैं? रमेश ने पूछा। ये रंजीत से पूछो। मुझसे? भला मेरा उनकी मौत से क्या ताल्लुक? हाय जेन कितनी खूबसूरत थी। बस भैया, मैं तो तुम्हारे जाने के बाद उसके सोग में बैठ जाऊंगा और नहीं कह सकता कि कितने दिन सोग मनाऊं, मैंने मस्खरे लहजे में कहा। और एसपी शंकर दांत पीसता हुआ बाहर निकल गया। रमेश ने एक जोर का कहकहा लगाया और मुझे भी हंसी आ गई। हम बहुत देर तक हंसते रहे। कैसी रही रंजीत भैया? रमेश ने पूछा। कुछ भी हो रमेश, मैं एसपी शंकर भैया के अपमान से खुश नहीं हूँ, मैंने कहा। अब वो खुद ही अपना अपमान करने पर तुले हुए हैं तो मैं क्या करूँ? रमेश ने जवाब दिया। फिर भी रमेश, मेरा ख्याल है तुम्हें खुद पर तो थोड़ा बहुत काबू रखना चाहिए। रंजीत भैया की बात नहीं होती तो भगवान की सौगंध मैं भैया के सामने जुबान तक ना खोलता।
तुम गौर तो करो रंजीत भैया, शंकर भैया को मालूम है कि तुम मेरे दोस्त हो, मेरे इतने प्यारे दोस्त हो कि मैं तुम्हारे बिना जीवन गुजारने का सोच भी नहीं सकता, और इसके बावजूद वो तुम्हारे लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। किस लिए? सिर्फ दौलत के लालच में? रमेश ने कहा। हाँ ये तो है, दौलत की चमक आंखों पर पता नहीं कितने गहरे पर्दे डाल देती है। मनुष्य किसी के बारे में नहीं सोचता। तब फिर हमारा क्या कसूर है भैया? हमें भी तो अपना बचाव करना ही है। अब अगर सामने शंकर भैया हैं तो हम उनके लिए भी क्या कर सकते हैं, सिवाय इसके कि जहाँ तक हो सके उनको समझाने की कोशिश की जाए। लेकिन अगर वो समझे ही ना भैया तो उन्हें भगवान ही समझाएगा, हम क्या कह सकते हैं। अच्छा खैर अब उठो। हाँ क्या प्रोग्राम है भैया? चलो जरूरी सामान ले लो। अरे मगर कहाँ? मैंने दूसरे होटल में बंदोबस्त कर लिया है। कब? क्यों? रमेश ने हैरत से पूछा। बस रमेश, मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मैं पिताजी को इतना बेबस कर देना चाहता हूँ कि वो जीवन भर याद रखें, वो जो कुछ कर रहे हैं करते रहें, मुझे उसकी परवाह नहीं। मैं सिर्फ उन पर वार नहीं करूँगा, लेकिन उनके वार रोक कर उन्हें ऐसी मार दूंगा कि वो भी याद रखेंगे। ठीक है, मुझे मालूम है ये तुम्हारा प्रोग्राम है, मगर दूसरे होटल की क्या बात? बस चलते फिरते रहो, यही ठीक रहता है, वरना किसी एक जगह रुककर हम नुकसान भी उठा सकते हैं, खास तौर पर उस वक्त जब एसपी शंकर भैया हमारे खिलाफ हों। तुम जानते हो कि भैया के ताल्लुकात बहुत वसी हैं और कुछ ना कुछ कर ही सकते हैं, और हमें उनसे अपना बचाव भी करना है। मगर तुमने ये आवाज कहाँ से टेप कर ली? रमेश ने पूछा। बस प्रोग्राम बना लिया था, कामयाब रहा। मेरा ख्याल है टेप सुनकर भैया के होश गुम हो गए हैं। हाँ यार, तुमने वाकई कमाल कर दिया। मगर तुम यकीन करो रमेश, ये शंकर भैया के खिलाफ नहीं है। मैं तो उनसे कुछ भी नहीं कहना चाहता, मगर वो खुद मेरी जान के पीछे पड़ गए। भगवान की सौगंध, तुम्हारे भैया की हैसियत से वो मेरे लिए मोहतरम है, लेकिन वो ये सब कुछ पिताजी के लिए कर रहे हैं। और भगवान की सौगंध रमेश, मैं पिताजी को नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने मेरी माँ को कत्ल किया है, मेरा मुस्तकबिल तबाह किया है। ठीक है, मैं कह चुका हूँ ना, मैं इस मामले में कुछ नहीं बोलूंगा। जो मेरा भैया कहेगा वही ठीक होगा। ठीक है भैया, जो तुम्हारी आज्ञा, रमेश ने कहा। फिर हम अपना मुख्तसर सा सामान समेटने लगे। ग्रैंड होटल में हमारा कमरा बुक था। थोड़ी देर के बाद हम नीचे उतर आए और एक टैक्सी में बैठकर ग्रैंड होटल चल पड़े। थोड़ी देर के बाद होटल पहुंच गए। मैंने काउंटर क्लर्क को श्री राम का हवाला दिया और जाहिर है हमारे लिए कमरा बुक था। चुनाचा क्लर्क ने चाबी हमारे हवाले कर दी और फिर हम अपने कमरे में पहुंच गए। मुझे हैरत है भैया, तुमने ये कमरा किस वक्त बुक करवाया? रमेश ने कहा। रात ही को रमेश, मैं जानता था कि यही सूरत हाल पेश आने वाली है। भैया ने ये नहीं बताया कि दोनों लाशें उनकी जीप में पाई गई थी। बहरहाल मैं जानता था कि लाशों का उनको जरूर पता चल जाएगा, इसके बाद वो हमारी तरफ रुख करेंगे। तुमने बड़ी अक्लमंदी से काम किया है भैया। हाँ रमेश, बेवकूफ़ी का दौर खत्म हो चुका। पिताजी नहीं, मगर लाला प्रकाश कुमार वर्मा एक बहुत बड़े सरमायादार हैं। मेरी जान के दुश्मन और प्रकाश कुमार वर्मा जैसे आदमी से जीवन बचाने के लिए तो अक्ल ही से काम लेना पड़ता है। धन हमारे पास नहीं है, जबकि वो धनवान है, और धनवान जब किसी से दुश्मनी करता है तो उसे शमशान में पहुंचाए बगैर नहीं छोड़ता, और मैं शमशान जाना नहीं चाहता। ठीक है भैया, भगवान ना करे तुम शमशान जाओ, हम अपने दुश्मनों को शमशान पहुंचा देंगे। एक बात और है रमेश, वो ये कि मैं बहुत दिन से सोच रहा हूँ कि पिताजी ने न सिर्फ मेरी माँ को कत्ल किया बल्कि मेरा मुस्तकबिल भी कत्ल कर दिया। तुम सोचो मेरे मन में क्या क्या था। मैं पायलट बनना चाहता था, मगर पिताजी ने ऐसा काम किया कि पढ़ना लिखना तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। जीवन बचाना ही मुश्किल हो गया है। मैं नहीं समझा भैया, तुम कहना क्या चाहते हो? यही रमेश कि पिताजी से जंग तो जारी ही है, क्यों ना हम अपना काम भी जारी रखें। बड़ी अच्छी बात है भैया, मुझे क्या इतराज हो सकता है। मैं तो, तुम यकीन करो कि सिर्फ तुम्हारी वजह से ये सब कर बैठा था। मैंने सोचा था कि जब तुम पायलट नहीं बनोगे भैया तो मैं खाली जहाज उड़ाकर क्या करूँगा, तुम खुद ही बताओ। रमेश, मुझे तेरी दोस्ती पर मान है। भगवान की सौगंध, तुझ जैसा दोस्त मिल जाए उसे जीवन में किसी और चीज की मनोकामना कहाँ रहेगी। तुम्हारी दया है भैया, वरना मैं किस काबिल हूँ। नहीं रमेश, ये बात मत करो। खैर भैया, तो फिर तुमने क्या सोचा? बस यही रमेश कि यहाँ से वापस चलते हैं और दोबारा अपनी पढ़ाई शुरू कर देते हैं। मेरे पास अब इतना कुछ नहीं है कि मैं अपनी तालीम आराम से जारी रख सकूं। बस मैंने सोचा है कि अपने तौर पर कोई काम करूंगा और अपनी तालीम जारी रखूंगा। फिर गैरत की बात की भैया, ये साला रमेश कब काम आएगा? ओहो रमेश, लेकिन तुम भी तो अभी खुद मुख्तार नहीं हो। नहीं, मैं तुम्हारे ऊपर ये बोझ नहीं डालूंगा। भगवान की सौगंध भैया, तुम मेरे लिए किसी तौर पर बोझ नहीं हो। देखो रमेश, तुम्हारे लिए संसार छोड़ने को तैयार है,
फिर उन छोटी छोटी बातों की क्या हैसियत रह जाती है। मेरे नाम से बैंकों में काफी रकम जमा है, हम उसे खर्च करेंगे। अव्वल तो हमारे सारे अखराजात पूरे हो जाएंगे और हम अपना कोर्स, अपनी तालीम मुकम्मल कर लेंगे। लेकिन अगर खत्म हो गए तो भी कुछ और सोचेंगे, क्या समझे? मैं क्या कहूँ रिमेश, मैंने परेशानी से गर्दन हिलाई। तुम परेशान क्यों हो भैया? आखिर मेरी कौन सी बात में तुम्हारे लिए परेशानी छुपी है? जब तुम्हारा दोस्त तुम्हारे लिए प्राण दे सकता है तो कागज के टुकड़ों के बारे में गौर करेगा। हाँ रिमेश, तुम ठीक कहते हो, मगर मेरे दोस्त, तुम्हारे इतने जबरदस्त एहसानात के जवाब में मैं तुम्हें क्या दूंगा? प्रेम, मोहब्बत, अपनाइयत, क्या इन चीजों की कोई कीमत है? रिमेश ने कहा और मैंने जज्बाती अंदाज में रिमेश को गले लगा लिया। बड़ा अजीम इंसान था, बेगर्ज और मिसाली दोस्त। क्या तुमने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली? उसने पूछा। भगवान की सौगंध रिमेश, मैंने तुम्हें हमेशा एक अच्छा दोस्त समझा है, मगर मुझे पता नहीं था कि मेरे ऊपर बुरा वक्त पड़ेगा तो तुम इतने जी जान से मेरा साथ दोगे। मैं खुद को तुम्हारी तरह अजीम नहीं पाता। मुमकिन है रिमेश, मैं तुम्हारे लिए ये सब कुछ ना कर पाता। कसर नफसी से काम ले रहे हो रंजीत प्रकाश, मैं जानता हूँ तुम भी मेरे लिए यही सब कुछ करते। मेरे प्यारे दोस्त, जब तुमने एक नेक इंसान होते हुए गंदे रिमेश की सारी बुरी बातों को बर्दाश्त कर लिया था, उस वक्त जब रिमेश तुम्हारे सामने कोई हैसियत नहीं रखता था, चुनाचा इन बातों को छोड़ दो। बहरहाल ठीक है रिमेश, जो कुछ तुम कह रहे हो वही दुरुस्त है, फिर मिलजुल कर सब कुछ करेंगे, मैंने कहा। चुनाचा सबसे पहले हम अपने इंस्टीट्यूट को इत्तला भेज देते हैं। ओके, मैंने जवाब दिया। एसपी साहब के बारे में क्या राय है? रिमेश ने पूछा। जैसा कि अब तक पता चल सका है शंकर जी पिताजी के लिए काम कर रहे हैं। मेरा ख्याल है हम उनकी चालों पर निगाह रखें। इसके अलावा फिलहाल और कोई कदम मुनासिब नहीं होगा। ना जाने उन्होंने लाशों का क्या किया होगा। मेरा ख्याल है खामोशी से ठिकाने लगवा दी होंगी। जाहिर है उनका इजहार खुद शंकर भैया के लिए भी खतरनाक होगा। वो क्यों? उन्होंने उन्हें स्मगलिंग के इल्जाम में पकड़ा था। सरकारी कागजात में उनकी गिरफ्तारी के बारे में कुछ जरूर दर्ज होगा, लेकिन शंकर राय ने उन्हें जाती चक्कर में फंसा कर मरवा दिया। ओ हाँ, ये तो दुरुस्त है, रिमेश ने गर्दन हिलाते हुए कहा। ऐसी सूरत में वो खुद बुरी तरह फंस जाएंगे, क्योंकि मामला दो गैर मुल्कियों का है। ख्याल तुम्हारा ही दुरुस्त मालूम होता है पिताजी, रिमेश गर्दन झुकाए हुए बोला। फिर कहने लगा, लेकिन तुमने कमरा क्यों बदल लिया? हमें वहाँ क्या खतरा पेश आ सकता था? कोई खास बात नहीं थी रिमेश, बस मैंने सोचा कुछ वक्त पिताजी की नजरों से ओझल रहकर गुजारा जाए। उसके अलावा अंदाजा भी नहीं था कि एसपी साहब कितनी मजबूती के साथ आएंगे। ओह ठीक है, बहरहाल छोड़ो रिमेश, हमें जरूरत से ज्यादा एहतियात भी नहीं बरतनी। हाँ, सिर्फ पिताजी और उनके हवारियों के दाव से महफूज रहना है और उसके लिए बस थोड़ी सी निगाह रखनी काफी होगी। अरे हाँ, हम डरते हैं किसी से? मेरी मानो तो चलो ऐश करें। कहाँ चले? अरे बम्बई बहुत खूबसूरत शहर है, यहाँ की रंगीनियाँ तो पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हैं। यहाँ सारे हिंदुस्तान की वैरायटी भरी पड़ी है, जहाँ का माल चाहो उतर आए फिर अपनी हरकतों पर। देखो पिताजी, इससे पहले कभी इतना बेतकल्लुफी पर उतरा था? बस तुमने घास डाल दी है तो घास भी ना खाऊं। तैयार हो जाओ भैया, आज सारे हंगामों से दूर रहकर वक्त गुजारेंगे। चलो, लेकिन कहाँ? जोहू पर और भी बहुत सी जगहें हैं जहाँ हुस्न के जलवे आम होते हैं। दिन में जोहू पर क्या मिलेगा? ओहो, वहाँ सब कुछ दिन में ही तो मिलता है, शाम तो शरीफ लोगों की तफरीह के लिए होती है। उठो। बिलाखिर मैं तैयार हो गया और फिर हम दोनों चल पड़े। टैक्सी ने हमें साहिल पर छोड़ दिया। बिलाशुबा रिमेश का तजर्बा और मालूमात इस सिलसिले में वसी थी। इक्का दुक्का लोग नजर आ रहे थे। मर्द वो थे जो शिकार की तलाश में आए थे और औरतें, जाहिर है घरेलू तौर पर मसरूफ औरतों को इस वक्त तन्हा घूमने का वक्त कहाँ था? क्या ख्याल है रंजीत जी? यार, तुम्हारा ख्याल ही दुरुस्त मालूम होता है, मैंने जवाब दिया। फिर जाल फेंको, मुझे कोई तजर्बा नहीं है। अरे इसमें तजर्बे की क्या जरूरत है? सुनो, तुम यहाँ रुको, मैं एक मछली पकड़ कर लाता हूँ, उसके बाद दूसरी के लिए जाल डालेंगे। हाँ, अगर इस दौरान कोई मछली खुद ब खुद आ जाए तो उसे चारा जरूर डाल देना। रिमेश आगे बढ़ गया और मैं गहरी सांस लेने लगा। मैं रिमेश को जाते देख रहा था। रिमेश की अजमत मेरे जहन में 1000 गुना बढ़ गई। क्या अनोखा इंसान है ये शराबी और लफंगा, इसने सब कुछ छोड़ दिया मेरे लिए। मैंने रिमेश की तरफ ध्यान नहीं दिया था कि वो कहाँ गया है, बस उसके बारे में सोचता रहा और उन्हीं ख्यालात में गुम रहा और उसकी तरफ से गाफिल भी रहा। मुझे अंदाजा ना था कि वो कितनी दूर गया है और काफी देर ख्यालात में डूबे रहने के बाद मैं चौंका तो मुझे एहसास हुआ कि अब तक मैं वक्त जाया करता रहा हूँ। 1-2 लड़कियाँ मेरे करीब से गुजरी थीं। रिमेश की बात याद आई, लेकिन मैं क्या कहता उनसे, क्या कहकर मुखातिब करता उनको?
पहले तो कभी मैंने इस किस्म की कोई हरकत नहीं की और ना ही मुझे इस किस्म की बातों का कोई तजर्बा था, लेकिन फिर भी बहरहाल यहाँ जिस मकसद के लिए आए थे तो कुछ ना कुछ काम तो करना ही था। बहरहाल मैं एक गहरा सांस लेकर उठा और फिर मैं शायद किसी की जानिब मुतवज्जा हो ही जाता कि मेरी नाक में जानी पहचानी मधुर सी खूबसूरत सी खुशबू मानूस सी घुस आई। इस खुशबू की मानूसियत से मैं चौंक पड़ा। मेरे जहन में देर से उसका ख्याल नहीं आया था कि वो खुद ही आ गई। मेरी आंखें इधर उधर उसे तलाश करने लगी, लेकिन मैं किसे देखता, मुखातिब करता किसे पाता। मुरली मनोहर वही हसीन आवाज मेरे कानों से टकराई। रूपा, मैंने बेकरार लहजे में कहा और समंदर की लहरें कुछ और शोर मचाने लगी। मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, बहुत ही अजीब। यूं लगता था जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता गुनगुनाता हुआ मेरे नजदीक आ रहा हो। रूपा, मैंने उसे प्यार से पुकारा। मैं ही हूँ श्याम। रूपा के लहजे की आवाज मेरे कानों में रस घोल गई। रूपा, कहाँ हो तुम? तुम्हारे पास, तुम्हारे दिल के नजदीक। अफसोस मैं तुम्हें देख नहीं सकता। मैंने कहा, हाँ श्याम, तुम मुझे नहीं देख सकते। कैसी अनोखी बात है रूपा, मैं कितनी बेचैनी से तुम्हारा इंतजार करता हूँ। रूपा, मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। हम दोनों में कितना फर्क है। तुम जब चाहो मुझे देख सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं देख सकता। मैंने अजीब से लहजे में कहा और दूसरी तरफ खामोशी छा गई। क्या सोचने लगी हो रूपा? तुमने मुझे उदास कर दिया है प्राणनाथ। मैं भी तो उदास हूँ, मैंने रंजीदा लहजे में कहा। मुझे एहसास है, फिर मुझे बताओ मैं क्या करूं? समय अभी नहीं आया प्राणनाथ। तुम भगवान की सौगंध, तुम जितने मुझसे मिलने के लिए बेचैन हो, उतना ही मैं तुम्हारे लिए बेकल रहती हूँ। पर नित क्या करूं? अभी हमारे भाग में एक दूसरे से मिलना नहीं है। अफसोस तो यही है रूपा कि तुम मुझे देख लेती हो, मगर मैं तुम्हारा सुंदर मुखड़ा नहीं देख सकता। ज्यादा समय नहीं रह गया प्राणनाथ। हम दोनों अवश्य एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे। तुम्हारी मजबूरियां आड़े आ जाती हैं रूपा, वरना मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। भगवान की सौगंध, तुम जिस तरह भी मुझे मिल जाती, मैं तुम्हें पाने की कोशिश करता। मैंने कहा, जानती हूँ प्राणनाथ, मुझे क्यों बताते हो? तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकती रूपा। मैंने पूछा, क्या करूँ भगवत? रूपा दर्दनाक लहजे में बोली, कुछ भी करो रूपा, भगवान की सौगंध, अगर तुम मुझे ना मिली तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। मैंने जज्बाती लहजे में कहा। ना जाने दिल भी अंदर से यही बात कह रहा था। बिलाशुबा रूपा मेरी रग रग में समाई हुई थी। हालांकि पिताजी से बदले की भावना इस आग पर छींटों का काम देती थी, और जब भी मैं उसके बारे में सोचता, मेरे जहन में आग हल्की होनी शुरू हो जाती। जिस वक्त मैं उसे अपने सामने पाता तो मेरा दिल खुश हो जाता। मेरी शदीद ख्वाहिश होती कि कैसे भी किसी भी तरह हो मैं उसे देखूं तो सही वो कैसी है। रंजीत, रूपा ने प्यार भरे लहजे में मुझे आवाज दी। हाँ रूपा, मैंने आहिस्ता से कहा। तुम चाहो तो ये समय थोड़ा हो सकता है। क्या मतलब? मैंने चौंक कर उसे देखा। पर मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कष्ट भुगतना पड़े। तुम उसकी चिंता मत करो रूपा, मैं तुम्हारे लिए, भगवान की सौगंध, तुम्हारे लिए हर कष्ट भुगतने के लिए तैयार हूँ। तुम मुझे बताओ मुझे क्या करना होगा। तुम मेरे हालात को अच्छी तरह जानती हो रूपा, मेरे मन को कहीं शांति नहीं। फिर बताओ रूपा, मैं तुम्हें पाने के लिए क्या करूं? रंजीत, तुम्हारे मन में तो एक और भी आशा है। मेरे मन में? मैंने ताज्जुब से पूछा। हाँ रंजीत, भूल गए क्या? मुझे बताओ रूपा, तुम्हारा इशारा किस तरफ है? तुम्हारे मन में बदले की भावना है रंजीत। हाँ वो तो है। और एक बात कहूँ? कहो रूपा। प्रेम और नफरत एक साथ नहीं चलते, दोनों में से किसी एक को अपनाना होता है। संसार में मनुष्य प्रेम लेकर आता है, नफरत और बदले की भावनाएं उसकी शख्सियत को दो हिस्सों में बदल देती। जो नफरत करता है वो पूरे दिल से प्रेम नहीं कर सकता, और अगर प्रेम करता है तो तुम खुद ही बताओ प्राणनाथ, उसके दिल में नफरत कहाँ से आएगी? क्या तुमने कभी इस बात पर गौर किया? अजीब फलसफा था रूपा का। मैं चंद लम्हों के लिए तो हैरान ही रह गया। क्या वाकई ये हकीकत है? फलसफियाना तरीके से तो ये बात मुमकिन थी कि प्यार और नफरत एक साथ नहीं रहे, लेकिन नफरत किसी और से और प्यार किसी से। मैंने सोचा और फिर मैंने रूपा से सवाल कर दिया, देखो रूपा, मैं जिससे नफरत करता हूँ उसके बारे में तुम्हें सब कुछ मालूम है। हाँ श्याम, मुझे सब कुछ मालूम है। मेरे मनमोहन, मेरे सुंदर श्याम, मैं सब कुछ जानती हूँ, उसने नहायत प्यार भरे लहजे में कहा। फिर भी तुम ये बात कहती हो? मैंने पूछा। हाँ, ये बात मैं कहने पर मजबूर हूँ, रूपा ने कहा। लेकिन क्यों? मैं समझती हूँ कि प्यार और नफरत एक साथ नहीं रह सकते। नहीं रूपा, तुम जानती हो मेरे पिताजी ने मेरी मजलूम माँ पर इस तरह जुल्म की। उन्होंने किस संगदिली से मेरी मजलूम माँ को मौत के घाट उतार दिया। क्या कसूर था उस बेचारी का? सिर्फ इतना ही कि उन्हें वो बुरे काम से मना करती थी, लेकिन ये तो उसका हक था रूपा।
इस संगदिल इंसान ने मेरी माँ से उसका हक क्यों छीना? न सिर्फ हक छीना बल्कि उसने उसकी जिंदगी भी छीन ली। तुम ही बताओ रूपा, क्या ये इंसानी खेल सही था? हरगिज नहीं प्राणनाथ, मैं इस बात में तुम्हारे साथ हूँ। फिर तुम ये क्या कहती हो? मैंने एक सच्ची बात कही है मेरे प्रेमी। क्या सच्ची बात? यही कि संसार में प्रेम और नफरत एक साथ नहीं रह सकते। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में तुम्हारी माता के बदले की भावना है, पर नित इस सन में वो सोजो गुदाज कहाँ से पैदा होगा जो हमारे और तुम्हारे मिलन की मंजिलें आसान कर दे। रूपा एक औरत थी, एक औरत ही के रूप में मेरे सामने आई थी, एक अनोखे और पुरस्कार रूप में। पहले उसने मेरे साथ हमदर्दी की और हमदर्द बनकर मेरी आंखों में उभरी। फिर मैंने उसका इंतजार किया और रफ्ता रफ्ता वो मेरे दिल का दर्द बन गई, मेरे जहन का सरूर हो गई, मेरी आंखों की रोशनी बन गई और मेरे दिलो दिमाग ने उसे अपने ही जिस्म का हिस्सा समझ लिया। ये दुरुस्त था कि इस बात को पसंद ना करती तो शायद मैं किसी कीमत पर उसे नाराज करना पसंद ना करता, लेकिन रूपा ने मुझे इसकी इजाजत दे दी थी और इसकी इजाजत से मैंने ये कदम उठाया। रूपा ने मुझे बताया भी था कि वो चाहती है कि मैं खुश रहूं, लेकिन जिस वक्त वो मेरे सामने आ जाती थी उसके बाद मेरे जहन में कोई गंदगी, कोई गलाजत नहीं रहती। मैं खलूसे दिल से उसके बारे में सोचता था, उसे चाहता था और महसूस करता था कि उसके बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकता। तब रूपा की आवाज ने मुझे चौंका दिया। उसकी आवाज में वही नगमगी थी, वही चहचहाहट थी। उसकी आवाज में वही नगमगी थी, वही चहचहाहट थी जो उसकी आवाज का हिस्सा थी। मनमोहन, मैं तो तेरे प्रेम में दिन रात जलती रहती हूँ। भगवान की सौगंध, तू न जाने मेरे बारे में क्या सोचता होगा। तू सोचता होगा मैं जब भी आती हूँ कुछ ना कुछ कहकर चली जाती हूँ, तेरे लिए कुछ नहीं कर सकती। लेकिन मेरे प्रेमी, मेरे सुंदर, गुण तोरे गाऊं, चाहे जीवन बिताऊं, तेरे प्रेम के बंधन जोड़ूं, जुगत जुगत फिरूं, मन को रोग लगाऊं। मेरे बस में होता तो तेरे चरणों में धूल बनकर रहती, कहीं ना जाती। पर परहन के भाग में काली रातें हैं और मेरे मनमोहन सवेरा हो जाने दो, मैं तुम्हारे पास आऊंगी। ज्यादा समय नहीं, बस थोड़े ही समय में। मेरे मोहन, अगर मैं कुछ कर सकती तेरे लिए तो जरूर करती। मेरे सुंदर श्याम, मेरे रसीले रसिया, अगर कुछ कर सकती तो तुझे कुछ कहने की जरूरत ना पड़ती। क्या क्या कहूँ तुझे, बस मन चाहता है तुझे आंखों में बिठा लूं, सीने में छुपा लूं। मैं जानता हूँ रूपा, तू मेरे बारे में ऐसा ही सोचती होगी, लेकिन क्या मेरे प्रेम? उसने पूछा। मैं क्या कहूँ रूपा, दोनों में से कोई काम नहीं छोड़ सकता। ना माता जी की मौत को भूल सकता हूँ जो मेरे जालिम बाप के जुल्म का नतीजा है। इसका बदला तो मेरे दूध में शामिल है और मैं अपनी माता के दूध का कर्ज कैसे उतार सकता हूँ रूपा? अगर मैं उसके दूध का कर्ज ना उतार सका तो कुछ भी नहीं कर सकूंगा। मैं जानती हूँ सुंदर श्याम कि तुम किस तरह सोचते हो, तो फिर मुझे बताओ रूपा, मैं क्या करूँ? मैं तुम्हें तुम्हारे रास्ते से नहीं रोकती, पर तुम उस तक एक रास्ता अपनाओ। मेरे बारे में सोचना छोड़ दो, पहले अपनी माता की मौत का बदला लो जो तुम लेना चाहते हो, और उसके बाद तुम मेरे बारे में सोच। ओ रूपा, तुम्हें इतराज तो नहीं है? नहीं सुंदर, मुझे क्या इतराज हो सकता है? तुम खुद सोचो, जिस बात में तुम खुश उसमें मैं खुश। रूपा ने कहा और मेरा दिल चाहा काश ये मासूम आवाज, ये सुहानी खुशबू मेरे सामने होती। मैं इसको प्यार करता इतना कि बस। लेकिन तुमने कहा था रूपा कि कोई तरकीब ऐसी है जिससे हमारी मंजिल आसान हो जाएगी। हाँ श्याम, मगर क्या रूपा? तुम्हें उसके लिए अपने रास्ते से हटना होगा। यानी मैं अपने रास्ते से हट जाऊं? मैंने हैरत से पूछा। नहीं, ये बात नहीं है। फिर क्या मतलब है इस बात का? जल्दी बताओ। तुम्हें यहाँ से दिल्ली जाना पड़ेगा। दिल्ली? क्यों? बस मैं बाद में बताऊंगी। नहीं रूपा, अभी बताओ। तुम्हें भगवान की सौगंध, अभी बताओ। अच्छा, तो फिर श्यामी, तुम दिल्ली चले जाओ, वहाँ तुम्हें जमुना से मिलना होगा। जमुना कौन? मैंने ताज्जुब से पूछा। एक बदनाम औरत है, लेकिन बड़े ही काम की। मैं उसे कहाँ तलाश करूँगा? मैंने जल्दी से पूछा। वहाँ जहाँ बुरे धंधे होते हैं। बुरे धंधे? मैंने फिर हैरत से पूछा। हाँ श्याम, वो नाचने गाने वाली औरत है। जमुना के पास जाकर तुम्हें अंजलि नामी एक लड़की को तलाश करना है। रूपा ने कहा। अंजलि? मैंने दिलचस्पी से पूछा। हाँ अंजलि, बड़ी ही सुंदर, बड़ी ही नखरीली है वो। जब नाचती है तो भगवान की सौगंध, सुंदर श्याम, लोगों के दिल सीनों से निकल आते हैं। हजारों लोग परवाने बनकर उस पर निसार होते हैं। अच्छा, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है रूपा, तुम मुझे बताओ, मैं इसके पास जाकर क्या करूं? क्या कहूं उससे? मैंने जल्दी से पूछा। श्याम, उससे मेरा नाम ले लेना। रूपा? हाँ रूपा। फिर क्या कहूं उससे? बस तुम बता देना कि तुम रूपा के प्रेमी हो, तुम वो हो जिससे रूपा भी प्यार करती। ओ,
तो फिर वो क्या करेगी? बाकी काम उसका है, जो कुछ वो बताए तुम कर लेना। मैं तैयार हूँ रूपा, मैंने खुशी से कहा। मगर ये काम तुम्हारी माता की मौत के बदले के रास्ते में तो नहीं आएगा? रूपा ने पूछा। नहीं रूपा, वो भी मेरी जिंदगी का मकसद है और ये भी। तो फिर ठीक है, दोनों मकसद एक साथ चलेंगे। हाँ रूपा, मैं दोनों में से किसी को नहीं छोड़ सकता। तुम्हारी मर्जी श्याम, भगवान तुम्हें कामयाब करे। तुम्हारी आज्ञा चाहिए रूपा, भगवान चाहेगा तो बस ठीक होगा। और हाँ सुनो, एक बात बताओगे मनमोहन? पूछो रूपा। क्या नहीं बताऊंगा? तुम किसी बात से परेशान हो? परेशान किस बात से? बस दुनिया की बहुत सी चीजें होती हैं जो मनुष्य को परेशान रखती हैं। क्या इनमें से कोई बात है, कोई ऐसी वजह जो तुम्हारे लिए परेशानी का बाइस हो? रूपा ने कहा। मेरे ख्याल में तो कोई बात नहीं रूपा, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तुम ना जाने कौन सी बात की तरफ इशारा कर रही हो। मैंने परेशान से अंदाज में कहा। भगवान की सौगंध, इतने ही भोले हो जितने पहले थे। अरे संसार में रहने के लिए कुछ ऐसी चीजों की जरूरत होती है जिनकी संसार में बड़ी वक़्त होती है, बड़ा मान होता है उसका। हम लोगों के नजदीक श्यामी, हमारे नजदीक इसकी क्या अहमियत है? फिर कौन सी चीज? मैं अब भी नहीं समझा। दौलत, रूपा ने कहा। ओ हाँ दौलत, मगर मैं उसके लिए परेशान तो नहीं हूँ। श्यामी, अपनी रूपा को नहीं बताओगे? अरे नहीं रूपा, ऐसी बात नहीं है। रिमेश के पास कुछ रकम है, वो कहता है उसे खर्च कर लूं, लेकिन बस जरा मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर भी रिमेश मेरा इतना अच्छा दोस्त है कि मैं उसकी बात टाल नहीं सकता। मुझे उसका ये एहसान तो मोल लेना ही होगा रूपा। बिलाशुबा रिमेश तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है, फिर तुम्हें उसकी क्या जरूरत है सुंदर श्याम? क्या मतलब? क्या तुम्हारी रूपा तुम्हारे लिए इतना सा काम भी नहीं कर सकती? ओहो, तो क्या तुम मेरे लिए ये सब कुछ भी करोगी रूपा? तुम्हारे लिए तो मैं संसार का हर वो काम कर सकती हूँ जो मेरे बस में हो। जो काम मेरे बस में नहीं होगा उसके लिए मैं मायूस होकर रह जाऊंगी। सोचती रहूंगी कि भगवान ने बस में दिया होता तो वो काम भी कर लेती। ओ रूपा, तुम किस कदर मेहरबान हो मुझ पर। मैं तुम्हारे इतने एहसानात का बदला कैसे उतारूंगा? बस ये बात मुझे पसंद नहीं है। भला प्रेमी भी प्रेमिकाओं का एहसान समझते हैं। तुम मुझसे अलग हो क्या? अरे मैं तुम्हारे लिए जो भी काम करूंगी अपने मन से मजबूर होकर करूंगी, और जो कुछ भी करूंगी उसमें मेरा क्या जाएगा? तुम खुद ही सोचो मेरे प्रेमी कि मैं तो एक आत्मा हूँ, और आत्मा के लिए संसार की कोई भी चीज कोई अहमियत नहीं रखती। बस मैं कहीं से हासिल करूंगी और तुम्हें दे दूंगी। मुझे पता है कि मेरे सुंदर श्याम को उसकी जरूरत है। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ रूपा, मैंने मुतासिर लहजे में कहा। फिर वही बात कही, मैं कह चुकी हूँ इसकी जरूरत नहीं है। रूपा प्यार भरे लहजे में मुझे डांटते हुए बोली। अच्छा ठीक है, चलो जैसी तुम्हारी मर्जी, मैंने कहा। तो श्याम, तुम जहाँ भी सोओगे सुबह को तुम्हें कुछ मिलेगा और मिलता रहेगा। ठीक है रूपा, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं जाऊँ? रूपा ने पूछा। तुम जानती हो किस मन से तुमसे ये बात कहूँगा कि तुम जाओ। हाँ मैं जानती हूँ प्रेमी, मगर जाना तो है ही। लेकिन तुम चिंता ना करो, भगवान की सौगंध, समय अवश्य आएगा और जरूर आएगा जब मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगी कि मैं जाऊं। तब तो मैं तुम्हारे घर के आंगन में दिवाली करूंगी, इतने दीपक जलाऊंगी कि बस सारा संसार रोशन हो जाएगा। मुझे विश्वास नहीं है रूपा, तुम देखना मेरे मनमोहन मैं क्या करती हूँ। बस थोड़े से समय का इंतजार, सिर्फ थोड़े से समय का। अच्छा अब मैं चलती हूँ। और वो पुरस्कार खुशबू, वो लिबास की सरसराहट आहिस्ता आहिस्ता गुम हो गई, लेकिन उसकी महक देर तक मेरे जहन में बसी रही। और फिर एक बेवकूफ सी औरत ने मुझे मुखातिब किया। सूरत शक्ल से इतनी मॉडर्न नजर नहीं आती थी जितनी कि वो बनने की कोशिश कर रही थी। बम्बई की खास पैदावार थी। हेलो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मेरी जहनी कैफियत तो उस वक्त कुछ और ही थी। रूपा अभी अभी मेरे सामने से गई थी। मेरे जहन पर कोई और अपना तासुर नहीं छोड़ सका था। मैंने नफरत भरी निगाहों से उसे देखा और मजबूरन पुर इखलाक लहजे में कहा, हेलो क्या बात है? यही मैं तुमसे पूछने वाली थी। औरत ने जवाब दिया। क्यों, क्या मैंने तुम्हें मुखातिब किया था? मैंने किसी कदर तेज लहजे में पूछा। नहीं, बस मुझे तुम्हारी तन्हाई पसंद नहीं आई। जाइए, मैं ठीक हूँ, मैंने गुस्से से कहा। और औरत के चेहरे पर अजीब से तासुरात फैल गए। तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो, वो गुर्राई। अरे अरे, तुम हो कौन? बिला वजह मेरे सर आकर पड़ गई। मैं क्या इंसल्ट कर रहा हूँ तुम्हारी? ठीक है, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे पास आकर खड़ी हो। शक्ल देखी है कभी आईने में? यू इडियट, वो गुर्राई और वापस मुड़ गई। मैं दोबारा रूपा के तस्वुर में गुम हो गया। मैंने देखा भी नहीं, न जाने किस तरफ से बेईमान रिमेश मेरे नजदीक पहुँच गया और मेरे शाने पर हाथ रखकर खड़ा हो गया। पिताजी क्या बात है? उसने अजीब से लहजे में पूछा। कुछ नहीं। क्यों? उसने उसे देखा। क्या कह रही थी वो परकटी?
रिमेश ने मुस्कुराते हुए पूछा। फजूल बकवास कर रही थी, मैंने डांट दिया। दिल को पसंद नहीं आई होगी। रिमेश मुस्कुराता हुआ बोला। अब मेरी पसंद इतनी घटिया भी नहीं है, मैंने जोहू पर निगाहें दौड़ाते हुए कहा। रूपा चली गई थी। उसके तासुर से मैं ज़हन को सुकून बख्शना चाहता था, लेकिन मैं जानता था कि रिमेश मुझे सुकून से उसके बारे में सोचने नहीं देगा, और रिमेश को मैं उस वक्त उसके सिलसिले में कुछ बताना नहीं चाहता था। हाँ थी तो बस यूं ही सी। रिमेश ने गर्दन हिलाई। तुमने देखा था? हाँ, मैं तुमसे ज्यादा दूर नहीं था। खुद तुमने क्या किया है? अब मैं इतना अनाड़ी शिकारी नहीं हूँ। रिमेश मुस्कुराता हुआ बोला। क्या तीर चला आए हो? मैंने भी तपते हुए पूछा। तीर चला आया हूँ पिताजी। शिकारी बुरी तरह घायल हो गया है, तड़प रहा है, और जब दर्द नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगा तो खुद ही तड़पता कराहता मेरे पास पहुँच जाएगा, तुम देख लेना। ओ, मैं हंस पड़ा। मालूम होता है दाल गली नहीं, गली क्या घुट गई है रंजीत जी, अभी देख लोगे, मेरा ख्याल है। रिमेश ने इधर उधर देखा और फिर खुशी से उछल पड़ा। वो जोर से चीखा। अरे अरे पागल हो, दाल के साथ सब्जी भी आ रही है। रंजीत प्रकाश जी, खुद देख लो। उसने एक तरफ इशारा किया और मैं उसके इशारे की सिमत देखने लगा। 2 लड़कियां थी और बिलाशुबा खूबसूरत थी। तुम्हारे पास आ रही हैं ये? मैंने पूछा। हाँ राजकुमार, भगवान की सौगंध, तुम राजकुमार लगते हो। कोई मेरी आंखों से देखे तुम्हें, मैंने तुम्हें राजकुमार बना दिया है पिताजी, जरा लाज रख लेना। अबे तेरी ऐसी की तैसी, कहाँ का राजकुमार हूँ मैंने उसे घूरते हुए कहा। रियासत का नाम नहीं बताया, बाकी तुम संभाल लेना। तो क्या वो पेशावर नहीं है? हो भी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम ये देखो कितनी खूबसूरत है, मुझे मालूम नहीं था कि इसके साथ कोई दूसरी भी है, और अब ये तो तुम्हारी तकदीर है कि सब्जी दाल से भी ज्यादा खूबसूरत है। कौन सी दाल है और कौन सी सब्जी? मैं भी दिलचस्पी लेने लगा। वो जो पीले लिबास में है, मेरी दाल है, खूब गली हुई। और दूसरी सब्जी? रिमेश ने कहा। लड़कियां काफी करीब आ गई थी और फिर वो हमारे नजदीक आकर खड़ी हो गई। हेलो सेक्रेटरी, रिमेश की दाल बोली। प्रिंस से हमारा तारुफ करवाओ। क्या मतलब? मैंने रिमेश को घूरते हुए कहा। ये कौन लड़कियां हैं? सेक्रेटरी और हमसे किस तरह वाकिफ हो गई? ये भूल मुझसे हो गई है राजकुमार, बस यूं ही उनसे बात हो गई। ये पूछ बैठी थी कि मैं कौन हूँ। बस मैंने इतना बता दिया कि मैं राजकुमार की नाक का बाल हूँ। ओह, तो तुम्हारी वजह से हमें छींकें आती हैं, मैंने गुस्सीले अंदाज में कहा, और मैंने महसूस किया कि लड़कियों ने एक बेसाख्ता किस्म का कहकहा हजम किया, लेकिन वो संजीदा ही रही। इनसे मिले राजकुमार, बड़ी ही खुश इखलाक लड़कियां हैं। लेकिन सेक्रेटरी, हम इनसे दूसरी हैसियत से भी मिल सकते हैं। तुम जानते हो हम दुनिया की निगाहों में नहीं आना चाहते, वरना लोग हमारा जीना हराम कर देंगे, मैंने कहा। लड़कियां गौर से मेरी गुफ्तगू सुन रही थी और शायद अंदाजा लगाने की कोशिश भी कर रही। फिर उनमें से सब्जी बोली। लेकिन राजकुमार, आप छुप नहीं सकते थे। क्यों? मैंने पूछा। राजकुमार छुपा नहीं करते, आपकी एक एक अदा, एक एक निशान से पता चलता है आप राजकुमार हैं। ओह सेक्रेटरी, ये तो बड़ी मुश्किल पेश आ गई। हम अपनी अदाओं से परेशान हैं। रोकिए सरकार, इन्हें रोकिए, वरना। रिमेश भी मस्खरेपन पर अमाता था। लेकिन आप लोग परेशान क्यों हैं? हम किसी को आपके बारे में बताने तो नहीं जा रहे। हाँ ये तो ठीक है, आप लोग वादा करती हैं कि आप किसी को हमारे बारे में नहीं बताएंगी। पक्का वादा? तब ठीक है। मैं मुस्कुराने लगा। लड़कियां यकीनन हमें उल्लू समझने लगी होंगी। आइए फिर समंदर की सैर करें, रिमेश बोला। सेक्रेटरी, इन लोगों का तारुफ, मैंने कहा। जरूर, दाल मुस्कुरा कर बोली। मेरा नाम शीला है और ये शकुंतला है। उसने दूसरी की तरफ इशारा की। बड़ी खुशी हुई आपसे मिल, मैंने कहा, और शकुंतला ने दोनों हाथ जोड़ दिए। आइए सैर करें। ऐसे नहीं दास, रिमेश जल्दी से बोल पड़ा और मैं चौंक कर उसे देखने लगा। क्यों ना हम पार्टनरशिप कर लें? मिस शकुंतला आपकी पार्टनर और मिस शीला मेरी। क्यों मिस शीला? जरूर, जैसे प्रिंस की राय। ये भी ठीक है, आओ शकुंती। मैंने बेतकल्लुफी से लड़की का हाथ पकड़ लिया। मुझे अंदाजा हो गया था कि उस तरफ से एतराज नहीं होगा, और मेरा अंदाजा गलत नहीं था। शकुंतला मेरे साथ चल पड़ी। रिमेश की साथी लड़की की बनिस्बत ये कुछ सीधी नजर आती थी। हम दोनों समंदर के किनारे पहुंच गए। तब शकुंतला ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, आप खामोश हैं राजकुमार? हाँ शकुंतला जी। ओह, शायद मैं आपको पसंद नहीं हूँ। अरे नहीं, ये बात नहीं, आप तो बहुत सुंदर हैं, मैंने जल्दी से कहा। फिर क्या बात है? हम सेक्रेटरी की बेवकूफ़ी के बारे में सोच रहे। इसने आपको फौरन बता दिया कि हम कौन हैं। आप तो शरीफ लड़कियां हैं, और कोई दूसरी होती
तो हम उलझन में पड़ जाते। आप बेफिक्र रहें, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। हाँ हाँ, आपकी तरफ से तो मुझे यकीन है, मैंने जवाब दिया। आपका नाम क्या है प्रिंस? शकुंतला ने पूछा। बराहे करम आप हमें सिर्फ प्रिंस के नाम से ही पुकारें, हमें उम्मीद है आप बुरा नहीं मानेंगे, मैंने जवाब दिया। मैं सोच रहा था न जाने शीला को रमेश ने क्या नाम बताया होगा। कोई बात नहीं है, लेकिन एक बात तो आप बता ही दें। पूछिए। वो भी पूछिए, मैंने फराख दिली से कहा, जैसे अब तक उसे सारी बातों का जवाब देता रहा था। आप अपने आप को छुपाने में इस कदर कोशां क्यों हैं? ओ मिस शकुंतला, आपने एक बेहद नाजुक सवाल कर डाला है, लेकिन इस ख्याल से कि आप नाराज ना हो जाएं, हम आपको इस सवाल का जवाब जरूर देंगे। दरअसल हमारे पिताजी महाराज बेहद सख्त इंसान हैं। उन्होंने आज तक हमें कहीं तनहा नहीं जाने दिया। जहाँ भी गए हमारे ऊपर 100 पहरे बिठा दिए गए। ये ना करो, वो ना करो, यहाँ ना जाओ, उससे ना मिलो। आखिर हम भी इंसान हैं, हम भी आजादी की सांसें लेना चाहते हैं, हम भी दुनिया देखना चाहते हैं। चुनाचा हम खामोशी से अपने सेक्रेटरी के साथ निकल भागे। आप नहीं समझती कि अगर हुकूमत को हमारे बारे में पता चल जाए तो हमें सरकारी मेहमान बना लिया जाएगा, हमें खूब इज्जत दी जाएगी, जो हम नहीं चाहते। ओह, ये बात तो है, लेकिन बराहे करम इस राज को राज रखना। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, शकुंतला ने जवाब दी। पूरा दिन उनके साथ गुजारा। दोपहर को एक साहली रेस्टोरेंट में खाना खाया। लड़कियां भी हमारे साथ खुश थीं और फिर रात हो गई। अब क्या प्रोग्राम है? शीला ने पूछा। आप पर मुनहसिर है मिस शीला, रमेश बोला। नहीं, आप बताएं, क्या आप हमसे उकता गए हैं? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। आपके साथ तो बहुत उम्दा कंपनी रही है, लेकिन मेरे जहन में एक ख्याल आ रहा है। क्या आप लोग अपनी रहायशगाह पर आजाद हैं? हाँ यकीनन, लेकिन वो आपके शायान शान नहीं होंगी प्रिंस। ओ, इस शान ही से तो उकता कर हम यहाँ आए हैं। शकुंतला, बराहे करम आप इसकी फिक्र ना करें, हम आज आपके मेहमान रहेंगे, मैंने कहा, और दोनों लड़कियों ने आमादगी जाहिर कर दी। एक टैक्सी में बैठकर हम उनके साथ चल पड़े। हालांकि दोनों लड़कियां अलग अलग जगहों पर रहती थीं, लेकिन तय हुआ था कि शकुंतला के फ्लैट पर क्याम किया जाएगा। ये फ्लैट कदरे बेहतर जगह पर है। अच्छा खासा खूबसूरत फ्लैट था, जिसमें 3 कुशादा और हवादार कमरे थे, और फिर वो रात हमने उन दोनों के साथ गुजारी। तफसीलात में जाना फजूल है। बहरहाल वो शरीफ सूरत और खुश इखलाक लेकिन पेशावर लड़कियां थीं। सुबह को हमने उन्हें अच्छी खासी रकम पेश की, जिसे उन्होंने शुक्रिया के साथ कबूल कर ली। शकुंतला नाश्ता तैयार करने किचन में चली गई। आप लोगों के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा शीला। ओह शुक्रिया, अगर आप पसंद करें तो आज भी। हाँ, अगर फुर्सत मिल सकी, अगर मिल सके तो जरूर। यकीनन, मैंने जवाब दिया। इसी वक्त शकुंतला का एक मुलाजिम आया और उसने बताया कि कोई मिलने आया है, लेकिन शकुंतला बावर्ची खाने में, इसलिए शीला खुद मुलाजिम के साथ चली गई। हम लोग उस वक्त ड्राइंग रूम में बैठे थे, इसलिए शीला शकुंतला के मुलाकाती को वहीं ले आई, लेकिन आने वाले को देखकर हम दोनों दंग रह गए। ये एसपी शंकर था, जो सादा लिबास में था। एसपी शंकर राय भी हमें देखकर दंग रह गया। वो ठिठका और फिर आगे बढ़ गया। हूँ तो तुम लोग यहाँ हो, मैं शकुंतला को आपके बारे में इतला दे दूं, शीला ने कहा। उसने शायद शंकर की बड़बड़ाहट सुनी नहीं थी, लेकिन हम दोनों एक लम्हे के लिए बौखला गए थे। शंकर की आमद से नहीं, बल्कि इस बात से कि इन लोगों को अब हमारी असलियत पता चल जाएगी। लेकिन फिर हमने सोचा कि इससे फर्क क्या पड़ेगा, असलियत पता चल जाती है, चल जाए। कौन सी हमारी रिश्तेदारी है, या मुस्तकबिल में हमें इनसे कौन सा वास्ता रखना। शीला बाहर निकल गई। एसपी शंकर बड़ी अजीब निगाहों से हमें घूर रहा था, फिर उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। बड़े ताज्जुब की बात है, मैं तुम्हें शिद्दत से तलाश कर रहा था, ना मिल सके, और मिले भी तो कहाँ। हाँ, बाज़ औक़ात बड़े अजीब इत्तफाकात होते हैं। मेरे बजाय रमेश जल्दी से बोल पड़ा। होटल छोड़ दिया तुमने? हाँ एसपी साहब। क्यों? शंकर राय ने रमेश को घूरते हुए कहा। क्या होटल छोड़ देना भी जुर्म में शामिल है? रमेश मुझे बोलने ही नहीं दे रहा था। रमेश, मैं रंजीत से सवाल कर रहा हूँ। शंकर से बर्दाश्त ना हो सका। मैं रंजीत की तरफ से जवाब दे रहा हूँ। तुम हद से आगे बढ़ रहे हो रमेश, शंकर गुर्राया। मैंने अपनी कोई हद मुकर्रर नहीं की भैया, और ना किसी को ये हद मुकर्रर करने की इजाजत दी है। चुनाचे आप इस बारे में कोई फिक्र ना करें, और मेरा ख्याल है हम अब आपकी किसी बात का जवाब भी नहीं देंगे, रमेश खुश्क लहजे में बोला। एसपी शंकर खूनखार निगाहों से रमेश को घूर रहा था। उसके अंदाज में तिलमिलाहट थी। उसी वक्त शकुंतला अंदर दाखिल हो गई। ओह हेलो शंकर जी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। शंकर राय ने सर को थोड़ा सा खम कर लिया, लेकिन रमेश खड़ा हो गया। मिस शकुंतला, आप लोग मेहमान नवाजी के आदाब से नावाकिफ मालूम होती हैं। क्या बात है जनाब? शकुंतला चौंक पड़ी। आपने किसी अजनबी शख्स को लाकर हम पर मुसल्लत कर लिया, क्या ये अच्छी बात है? रमेश बिगड़े हुए लहजे में बोला। माफ कीजिए जनाब, ये मिस शकुंतला, हम यहाँ बदमस्तियाँ करने नहीं आए, ना ही हम किसी से कोई ताउन चाहते हैं। आप लोगों ने जो बदतमीजी की है
उसके लिए शुक्रिया, लेकिन ये कोई ताज्जुब खेज बात भी नहीं। जनाब सुनिए तो सही, शकुंतला हकला कर बोली। लेकिन मैं रमेश के इस इकदाम से मुत्तफिक था। चुनाचा हम दोनों उनकी मजीद बातें सुने बगैर बाहर निकल आए और फिर बाहर निकलकर हमने एक टैक्सी रोकी और उसमें बैठकर अपने होटल चल पड़े। रास्ते में दोनों ही खामोश रहे थे और ये फासला बड़े बोझल माहौल में तय हुआ। थोड़ी देर के बाद हम अपने कमरे में दाखिल हो गए और रमेश ने गहरी सांस ली। किस विचार में है पिताजी? कोई खास बात नहीं, मैं एक कुर्सी में दराज होकर बोला। कुछ तो है, यकीन करो इन वाकयात पर गौर कर रहा हूँ। मसलन क्या गौर? एसपी शंकर राय इत्तफाकन ही वहाँ पहुँचे थे। हाँ, यकीनन जाहिर हो गया था शकुंतला उन्हें पहचानती थी। पहले तो मैं हैरान रह गया था, मुझे भी सख्त ताज्जुब था, लेकिन बहरहाल हमें डरने की जरूरत नहीं है। अरे डरता कौन है, अब तो खुद एसपी साहब भी हमारी मुट्ठी में हैं। मैंने जवाब दिया। मुंह की खा कर रह जाते हैं, बेकार में खुद को ख्वार कर रहे हैं। जाहिर है हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बस पीछे लगे हुए हैं, सो लगे रहें, हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। ठीक है रमेश, हम अपनी लाइनों पर चलते रहेंगे। मेरा ख्याल है पहले हमें अपने इंस्टीट्यूट से रुजू करना चाहिए। काफी दिन हो गए हैं, इनके ड्यूज वगैरह क्लियर कर दें, उसके बाद अपने इकदामात करेंगे। ओके पिताजी, जो आपकी राय। तो फिर आज ही बम्बई छोड़ दिया जाए, रमेश को क्या इतराज हो सकता, रमेश ने कहा और मैं थोड़ी देर के लिए सोच में डूब गया। फिर मैंने एक ठंडी सांस ली। मैं ट्रेनों के औकात मालूम करूं और मेरा ख्याल है टिकट वगैरह भी खरीद लूं। तुम इस दौरान इंस्टीट्यूट के काम कर लो। बिल्कुल ठीक, मैंने जवाब दिया। तब रमेश ने कुछ चेक काट कर मुझे दिए और मैंने उन्हें लेने में कोई तकल्लुफ नहीं किया। रमेश अपने काम से चल पड़ा और मैं अपने काम। शाम को ठीक 5 बजे हमारी मुलाकात हुई और रमेश ने दिल्ली के टिकट मेरे सामने रख दी। वेरी गुड, ट्रेन किस वक्त जाएगी? 8:45 बजे, मुनासिब वक्त है, इस दौरान हम सारी तैयारियां कर लेंगे। इंस्टीट्यूट की क्या रही? रमेश ने पूछा। बिल्कुल ठीक, समाही कोर्स की तैयारियों के लिए उसका काफी वक्त है, मैंने सारे बंदोबस्त कर दिए, अभी हमारे पास तवील वक्फा है। चलो ठीक है, रमेश ने जवाब दिया। लेकिन इस वक्त भी मेरी समझ में नहीं आया कि मैं रमेश को इस बारे में क्या बताऊं। रूपा ने मेरी सारी जरूरियात पूरी कर दी थी और मेरी जेबों में उस वक्त भी काफी करेंसी। ये करेंसी हस्बे वादा रूपा ने ही मुझे फराहम की थी। हालांकि उसके हसूल का तरीका बड़ा अजीब था। मैंने लिबास पहना तो मुझे अपनी जेबों के वजनी होने का एहसास हुआ था और जब मैंने उन पर गौर किया तो नोटों की गड्डियां निकली। एक लम्हे के लिए तो मैं हैरान रह गया था, लेकिन फिर मुझे रूपा के अल्फाज याद आ गए और सचमुच मुझे मुसर्रत हुई थी। बस फिर मैंने रमेश के दिए हुए चेक नहीं इस्तेमाल की और अपने पास से नोटों की गड्डियां खर्च की। बहरहाल मैंने चेक उसी तरह रहने दिए। फिर हम कुछ खरीदारी करने निकल गए और काफी चीजें खरीद डाली और कीमत मैंने अदा की और रमेश चौंक पड़ा। अरे ये पैसे कहाँ से आ गए भैया? बड़ा काम बन गया रमेश, मैंने झूठ बोलने का फैसला कर ली। कैसा काम? जिस वक्त मैं इंस्टीट्यूट जा रहा था संग्राम मिल गया। संग्राम कौन? बस पिताजी का एक पार्टनर था, लेकिन किसी बात पर पिताजी से उसकी खटपट हो गई और वो अलहदा हो गया। लेकिन मैंने उसे उसके पैरों पर खड़े होने में मदद दी और आज वो बम्बई का एक बहुत बड़ा आदमी है। चुनाचा उसने मुझे देखा, उसे मेरे हालात मालूम हुए। उसके बाद उसने इंतहाई शर्मिंदगी के साथ मुझे मेरी वो रकम लौटाने का तहैया किया जो उसे दे चुका था। बड़ा ही अजीब आदमी था। कहने लगा, भैया तुम्हारा कर्ज मेरी आंखों पर है। बात ये है कि अगर तुम मुझे मदद ना देते तो मैं अपने पैरों पर कैसे खड़ा हो सकता था। चुनाचे ये जो कुछ है तुम्हारा ही किया धरा है और अब मैं तुम्हें तुम्हारा कर्ज वापस कर दूंगा। चुनाचा उसने कर्ज की एक किस्त वापस कर दी है। बड़ी ही मुश्किल पेश आई ये झूठ बोलने की, लेकिन रमेश मुतमईन था। ठीक है भैया, एक ही बात है, आज वो पैसे काम आ जाते हैं, कल हम अपने पैसे खर्च करेंगे। भैया रमेश, इसमें कोई हर्ज नहीं है और मैं समझता हूँ कि पैसों का मसला दरमियान में ना आना ही बेहतर है। पैसे क्या हैसियत रखते हैं, जब जरूरत होगी कमा लेंगे। मैंने कहा, ठीक है भैया, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। चुनाचे बात यूं बराबर हो गई और यूं हमने बम्बई में मजीद कोई रिस्क लेने का प्रोग्राम मुलतवी कर दिया। जाहिर है बम्बई को छोड़ना हर हालत में बेहतर था। यहाँ रहकर कोई काम ना हो सकता था और फिर शंकर राय भी यहाँ हमारे पीछे मौजूद था। उसके अलावा पिताजी का मसला था। ये तो हकीकत है कि मैं पिताजी के इकदामात से खौफसदा ना था। ना जाने क्यों मुझे ये एहसास हो रहा था कि मेरी जिंदगी मेरी अपनी नहीं है, मुझे बहुत कुछ करना है और ये सब कुछ करने के लिए पिताजी के तमाम हमलों को नाकाम बनाना होगा।